नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 1945 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी थी। 72 बरस हो गए और इस 72 बरस में कभी तकरीबन 155 फैसले दिए गए, लेकिन इस फैसले के मद्देनजर ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी देश को ऐसी लताड़ लगाई हो। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि फैसला आया और उसके बाद तुरंत ही उसे उस देश ने खारिज कर दिया जिस देश के खिलाफ यह फैसला गया। जिक्र पाकिस्तान का हम कर रहे हैं। तो आइए जरा इस फैसले के अक्स में आज टटोलने की दस्तक में ही कोशिश हो जाए कि पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है, ऐसा कर क्यों रहा है, और इन हालातों के बीच जब इंसाफ का नापाक पहरा वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस पर बैठाना चाहता है, तो आज के दिन भारत कैसे किस रूप को याद करे। Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने पाकिस्तान को मात दे दी, लेकिन चंद मिनट नहीं बीते कि पाकिस्तान का जवाब ये कहते हुए आ गया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को नहीं मानता है। Many clauses have been added to the earlier declaration, including excluding all matters related to the national security of the Islamic Republic of Pakistan, which in the current case totally excludes the jurisdiction of ICJ under Article 36(2) in our view. यानी इंटरनेशनल कोर्ट ने एक तरफ जाधव को जासूस और हिंसा के आतंकी घटनाओं से जोड़कर पाकिस्तान की दलील की धज्जियां उड़ा दी, वहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को ही न मानने की बात कह अपनी आतंक की स्टेट पॉलिसी पर फिर से न सिर्फ लौटता दिखा बल्कि उसी पर खड़ा दिखाई दिया। और संयोग देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का पहली बार पाकिस्तान की समूची भूमिका को ही कटघरे में खड़ा करने वाला फैसला उसी दिन आया जब पाकिस्तान से युद्ध की छांव तले भारत ने दो बार परमाणु परीक्षण किया। After a gap of a day, 2 more tests were conducted simultaneously on 13th May 1998 at 12:21 hours. जी याद कीजिए, 43 बरस पहले आज ही के दिन 18 मई 1974 इंदिरा गांधी ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण तब किया जब 1971 की जंग में पाकिस्तान को जमीन चटा दी। में परमाणु परीक्षण कर अमेरिका समेत समूची दुनिया को इंदिरा गांधी ने साफ साफ संदेश दे दिया कि भारत की तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देखे, चाहे तो पाबंदी लगा ले। और याद कीजिए, पाकिस्तान के साथ तनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी इतना हुआ कि करगिल युद्ध तक की नौबत आ गई। लेकिन करगिल युद्ध से ऐन पहले 11 मई 1998 को वाजपेयी ने पोखरण में दोबारा परमाणु परीक्षण कर पाकिस्तान के साथ दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत अपनी ताकत को कम नहीं करेगा। यानी भारत जिम्मेदार देश है और पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन परमाणु ताकत को बढ़ाने से खुद को रोकेगा भी नहीं। और याद कीजिए, तो करगिल के दौर में दुनिया इस बात से ही चिंतित हुई थी कि कहीं पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना कर ले। और तब पाकिस्तान को लेकर सवाल यही था कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार का ट्रिगर सेना के पास है या कश्मीर के नाम पर आतंक करने वाले पाकिस्तानियों के पास। यानी पाकिस्तान पर भरोसा करना कितना मुश्किल होगा, ये सवाल कोई आज का नहीं है। और जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानने से आज इनकार कर दिया, तो इसी सवाल को दिल्ली में जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो जवाब कुछ इस तरीके से आएगा। तो क्या होगा? देखिए, भारत लॉ अबाइडिंग कंट्री है, हम लोग कानून का पालन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि जो इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ऑर्डर है उसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी लोगों को पालन करना चाहिए। तो एट दिस स्टेज आई वोंट लाइक टू स्पेकुलेट एज टू व्हाट विल हैपन इफ दिस हैपेंस और दिस डज नॉट हैपन। लेकिन आज मुद्दा परमाणु परीक्षण का नहीं, परमाणु ताकत वाले देश से भारत के एक नागरिक कुलभूषण जाधव के जिंदा घर वापसी का है। क्योंकि सच यही है, भारत भले अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताए, लेकिन पाकिस्तान ने इस फैसले को अपने राष्ट्रहित में नकार दिया है। और पाकिस्तान से मिलते संकेतों में पढ़ा जा सकता है कि कुलभूषण जाधव की रिहाई सरकार के लिए आसान नहीं।
क्योंकि पाकिस्तान में अंतिम फैसला सेना करती है और जाधव को फांसी भी मिलिट्री कोर्ट नहीं दी है। आतंक पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है और इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के जरिए इस पर भी सीधी चोट हुई। तो सवाल यही है, एक तरफ दुनिया के 15 देशों के जजों की ने सर्वसम्मति से पाकिस्तान के खिलाफ फैसला सुनाया है और पाकिस्तान अगर उसे भी इनकार कर रहा है तो फिर आगे का रास्ता जाता किधर है? जाहिर है हर जहन में यह सवाल है, क्या पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है? पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से यही सवाल पूछा गया। जवाब उनका क्या आया, यह सुनिए। देखिए, एक्सपीरियंस पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा नहीं है और ये दुख का विषय है। और पाकिस्तान क्यों ऐसा करता है, मैं समझता हूं जो पाकिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान की जो व्यवस्था है उसको अंदर से और अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि वहां किस किस किस्म की शक्तियों के दबाव रहते हैं और कौन कौन सी शक्तियां उन पर अपना प्रभाव डालती हैं। जो भी सरकार, जिस सरकार के सामने हम वहां बैठकर बात किया करते हैं, इसलिए बहुत सारी अंदरूनी कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण ये कह देना संभव नहीं होता है कि पाकिस्तान जो उनसे अपेक्षा की जा रही है उस पर खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। इसलिए सतर्क और केयरफुल रहने की आवश्यकता है। भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगला सवाल, क्या वाकई पाकिस्तान इजाजत दे सकता है कि अधिकारी वहां पर जाएं और कुलभूषण से मिले, कुलभूषण जाधव से मिले? यकीनन नहीं। क्यों? जरा रिपोर्ट देखिए। Pakistan shall take all measures at its disposal. क्या भारत को वाकई कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस मिल जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर का सच तो यही है कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद अगर पाकिस्तान दे देगा तो पाकिस्तान के भीतर की पोल पट्टी दुनिया के सामने आ जाएगी। और पाकिस्तान के भीतर का सच आतंक सेना और ISI से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके लिए चंद घटनाओं को ही याद कर लीजिए। अमेरिकी ट्विन टावर यानी 2001 में 9/11 का हमला, और पाकिस्तान ने किसी अमेरिकी एजेंसी को अपने देश में घुसने की इजाजत नहीं दी, जबकि आखिर में लादेन पाकिस्तान के अबूटाबाद में ही मिला। इसी तरह अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या आतंकवादियों ने 2002 में की, लेकिन डेनियल के अपहरण के बाद से लगातार पाकिस्तान ने कभी अमेरिकी एजेंसीज को पाकिस्तान आने नहीं दिया। और फिर याद कीजिए मुंबई हमला यानी 26/11 के हमले के बाद तो भारत ने 5 डोजियर पाकिस्तान को सौंपे। सबूतों की पूरी सूची ही पाकिस्तान को थमा दी, लेकिन लश्कर तौयबा को पाकिस्तान ने आतंकी संगठन नहीं माना, हाफिज सईद को आतंकवादी नहीं माना और भारत की किसी एजेंसी को जांच के लिए पाकिस्तान की जमीन पर घुसने की इजाजत नहीं दी। और फिर सरबजीत को लेकर एक तरफा जांच की। पाकिस्तान के ही मानवाधिकार संगठन ने जब सरबजीत को लेकर पाकिस्तान की सेना को संदेहास्पद स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, तो किसी भारतीय एजेंसी को तो दूर, पाकिस्तान ने पूछताछ के लिए किसी को भी इजाजत नहीं दी और जेल में ही सरबजीत पर कैदियों ने हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी गई। और 2 बरस पहले पठानकोट हमले में तो पाकिस्तान की जांच टीम बकायदा ये कहकर पठानकोट पहुंची कि वह भी भारतीय टीम को पाकिस्तान आने की इजाजत दे देगी, लेकिन 2 बरस बीत चुके हैं और आज तक पाकिस्तान ने पठानकोट हमले की जांच के लिए भारतीय टीम को इजाजत नहीं दी। यानी अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्या वाकई पाकिस्तान जाधव के लिए भारतीय अधिकारियों को मिलने की इजाजत दे देगा? यकीनन यह असंभव सा है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर का सच यही है कि सत्ता 3 केंद्रों में बटी हुई है, जिसमें सेना और ISI के सामने सबसे कमजोर चुनी हुई सरकार ही है, और तीनों को अपने अपने मकसद के लिए आतंकवादी या कहें कट्टरपंथी संगठन की जरूरत पड़ती है। और सत्ता के इसी चेक एंड बैलेंस में फंसे पाकिस्तान के भीतर कोई भी विदेशी अधिकारी अगर जांच के लिए जाएगा या फिर जाधव से मिलने ही कोई भारतीय राजनयिक चला गया, तो फिर पाकिस्तान का कौन सा सच दुनिया के सामने आ जाएगा? शायद पाकिस्तान इस बात से घबराता है, इसीलिए आज तक तो इजाजत नहीं दी गई। तो इंतजार कीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब
कॉन्सुलर एक्सेस की बात की है तो आगे पाकिस्तान का रुख होता क्या है? Although the circumstances of his arrest remain in dispute between the parties. सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त लगा था, फैसला आया और पाकिस्तान ने फैसले को ही खारिज कर दिया। पाकिस्तान को यह ताकत मिलती कहां से? और भारत क्या वाकई पाकिस्तान को सल्टाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान को देखे या फिर कोई और है? आइए इस रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है और भारत के लिए यह सबसे मुश्किल सबब है, तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को जिस तरह पाकिस्तान ने बिना देर किए खारिज किया, उसने नया सवाल तो यह खड़ा कर ही दिया कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को ना मानकर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जाना चाहता है? और यूनाइटेड नेशन में चीन के वीटो का साथ पाकिस्तान को मिल जाएगा? जिस तरीके से जैश के मुखिया मसूद अजहर पर वीटो कर चीन ने उसे आतंकवादी होने से बचा लिया। जाहिर है चीन के लिए पाकिस्तान मौजूदा वक्त में स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सबसे जरूरी है और भारत चीन के लिए चुनौती है। और ध्यान दें तो कश्मीर में आतंकवाद से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इकोनॉमिक कॉरिडोर तक में जो भूमिका चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर निभा रहा है, उसमें जाधव मामले में भी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जाधव मामले में पाकिस्तान का साथ देना चीन को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजों की कतार में चीन के जज ज़ू हैंगपेन भी हैं। और आज फैसला सुनाते हुए 2 बार रोनी अब्राहम ने सर्वसम्मति से दिए जा रहे फैसले का जिक्र किया। The court first unanimously indicates the following provisional measures. तो एक तरफ चीन के जज अगर फैसले के साथ हैं तो फिर मामला चाहे यूएन में चला जाए, वहां चीन कैसे पाकिस्तान के लिए वीटो कर सकता है? लेकिन यह तो नैतिकता का सवाल है और यह तभी संभव है जब चीन भी जाधव मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को सिर्फ कानूनी फैसला मान ले। लेकिन मौजूदा वक्त को समझे तो सच बिल्कुल उल्टा है। कोर्ट का फैसला भारत पाकिस्तान के संबंधों के मद्देनजर सिर्फ कानूनी फैसला भर नहीं है और चीन का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, भारत के खिलाफ जाना कानूनी समझ भर भी नहीं है, बल्कि राजनयिक और राजनीति से आगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ही जब चीन अपने तरीके से परिभाषित करते हुए अपने हक में खड़ा करना चाह रहा है, उसमें भारत के लिए सवाल पाकिस्तान का नहीं बल्कि चीन का है। और चीन से टकराए बगैर पाकिस्तान के ताले की चाबी खुलेगी भी नहीं, यह भी सच है। इस बात का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो, लेकिन यह पहला मौका है कि पाकिस्तान ने तुरंत कह दिया वो फैसला नहीं मानता। आइए अतीत के पन्नों को पलट लें। तो यह चौथी बार है जब भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में आमने सामने हैं और 1945 में बने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब किसी देश के खिलाफ इतना कड़ा फैसला दिया गया हो। That Mr. Jadav is not executed pending the final decision. और याद कीजिए तो 18 बरस पहले पाकिस्तान ने इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा ये कहकर खटखटाया था कि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान के टोही विमान को मार गिराया, जबकि सच यही था कि 16 सैनिकों को ले जा रहा पाकिस्तान का विमान जासूसी के इरादे से भारत के रन ऑफ कच्छ में घुस आया था। और तब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजों की पीठ ने 21 जून 2000 को पाकिस्तान के आरोपों को बहुमत से खारिज कर दिया था और आज पाकिस्तान की दलील जाधव को जासूस बताने की खारिज हुई। It is sufficient at this point to note that the provisions of the 2008 agreement do not impose expressly such a limitation. तो पाकिस्तान को दोनों बार मात मिली और पन्नों को पलटे तो 1971 के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने जब बांग्लादेश नाम का देश ही खड़ा कर दिया और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया, तो युद्ध के बाद 1973 में पाकिस्तान भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा। उस वक्त पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत 195 प्रिजनर्स ऑफ वार को बांग्लादेश शिफ्ट कर रहा है, जबकि उन्हें भारत में गिरफ्तार किया गया है। ये गैरकानूनी है। भारत ने इस मामले की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब तक कोई फैसला आता, दोनों देशों ने 1973 में न्यू दिल्ली एग्रीमेंट साइन कर लिया।
और उससे भी पहले के पन्नों को पलटेंगे तो 1971 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ एक मामला दायर किया था और पाकिस्तान ने इस संगठन में भारत की शिकायत की थी। इसमें संगठन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, इसीलिए इस संगठन के खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया। लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भारत को निराशा हाथ लगी, क्योंकि 18 अगस्त 1972 को फैसला पाकिस्तान के पक्ष में गया था और उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की खूब वाहवाही की थी और आज पाकिस्तान उसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को गलत बता रहा है। Many clauses have been added to the earlier declaration, including excluding all matters related to the national security of the Islamic Republic of Pakistan, which in the current case totally excludes the jurisdiction of ICJ under Article 36(2) in our view. तो सवाल अब कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले का है, क्योंकि आखिर कोर्ट को ही अंतिम फैसला देना है और अंतिम फैसले से पहले जाधव को राजनयिक मदद भी मिल जाए, इसका रास्ता भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को ही बनाना है। अगर मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को समझे, चीन के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सोच को समझे, पाकिस्तान पीओके में यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन को जिस तरीके से प्लेयर के तौर पर खड़ा करना चाहता है, इन हालातों को समझे, चीन या कहें साउथ एशियन सी को लेकर जो रुख है उसे समझे, उत्तर कोरिया को समझे, तमाम हालातों के बीच कई सवाल हैं और इस सवाल का केंद्र यही है कि क्या वाकई लड़ाई असल अब शुरुआत हुई है, क्योंकि नापाक पहरा तो उसने न्याय इंसाफ पर पाकिस्तान ने बैठाने की शुरुआत की। हमारा दस्तक में इतना ही, लेकिन चलते चलते आज याद करना होगा